हेलो बच्चों। तो बच्चों आइए स्टार्ट करें बेटा अपना NCERT सेक्शन। एग्जाम्पल हम सभी सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और बाकी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों को समय मिल रहा है ना बेटा, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके चलें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिर्फ कंसेप्ट ही आप लोगों से आना नहीं चाहिए, पूरे क्वेश्चन को विद आंसर्स, यानी आप लोगों ने फाइनल आंसर तक पूरे क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व कर रखा हो। ये बहुत मैटर करता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मैं पूरी NCERT और एग्जाम्पलर सॉल्व कराने के बाद इसी NCERT सेक्शन में आपको नीट के प्रीवियस ईयर्स, JEE के प्रीवियस ईयर्स और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सब हम लोग इस पूरी क्लास में अपनी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की क्लास तो है नहीं कि भाई आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। 20, 25, 30 मिनट की क्लास है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी क्लास को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन साथ साथ आप लोग बनाते रहिए बेटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.4 तक बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.5 की। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.5 क्या है हमारे पास में। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on a bath. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखो बेटा, होता क्या है, आंसर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अगर हमारे पास में कोई दो बॉडीज हैं, मान लीजिए कि ये बॉडी A है हमारे पास में और ये बॉडी B है हमारे पास में। अभी इस बॉडी का चार्ज है 0 और अभी इस बॉडी का चार्ज भी है 0। अगर मैं दोनों बॉडीज को आपस में रबिंग कराता हूं तो रबिंग कराने के बाद एक बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। ऐसे एक बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इस बॉडी पर चार्ज आ गया प्लस Ne Q1 डैश और इस बॉडी पर चार्ज आ गया है Q2 डैश इज इक्वल टू माइनस के Ne। एक बॉडी पर चार्ज आ गया है प्लस Ne, दूसरी बॉडी पर चार्ज आ गया है माइनस के Ne। तो अब आप ये देखो बेटा, रबिंग कराने से पहले यहाँ का चार्ज भी कितना था 0 और यहाँ का चार्ज भी कितना था 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इन इनिशियल कंडीशन इज 0। और अगर मैं फाइनल कंडीशन में टोटल चार्ज देखूं तो कितना होगा, टोटल चार्ज इन फाइनल कंडीशन प्लस Ne माइनस के Ne कैंसिल आउट, आंसर आ गया है 0। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में भी चार्ज 0 था और फाइनल कंडीशन में भी चार्ज 0 है। तो ना तो चार्ज क्रिएट हुआ और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, और यही हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम रबिंग मेथड कराते हैं ना, रबिंग मेथड, उस रबिंग मेथड में चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, क्योंकि शुरुआत में भी चार्ज 0 था और आखिर में भी चार्ज 0 है। सो ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, यानी रबिंग मेथड के दौरान चार्ज हमारा कंजर्व रहने वाला है बेटा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके इसी तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 1.5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.6 में। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1.6 क्या है बेटा हमारे पास में। प्रॉब्लम नंबर 1.6 की हम बात करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम माइनस के 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम एंड माइनस के 5 माइक्रोकुलम are located at the corner of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। बेटा प्रॉब्लम ना कुछ इस तरीके की है, ये है हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 1.6। यहाँ हमें एक स्फीयर दिया है कुछ ऐसे। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
यहाँ जो चार्ज है वो है +2 माइक्रोकुलम, यहाँ जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकुलम, यहाँ चार्ज अगेन +2 माइक्रोकुलम और यहाँ है -5 माइक्रोकुलम। यहाँ रखा है एक टेस्टिंग चार्ज Q0। स्क्वायर के सेंटर पे हमने एक टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है Q0। हमें बताना है कि जो स्क्वायर के सेंटर पर वो टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स काम करेगा। अब आप ये देखो बेटा कि ये जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, ओके, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा नीचे और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा ऊपर। दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आगे देखो, अब ये माइनस के जो 5 माइक्रोकुलम है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट और ये -5 इसे अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर के सेंटर पर ये जो टेस्टिंग चार्ज रखा है ना Q0, इस Q0 पर जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये आंसर बेटा हमारा रहने वाला है। Q0 कह लो या उसने क्वेश्चन में कह रखा है 1 माइक्रोकुलम कह लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर हमारा 0 फोर्स काम करेगा, यानी वो किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, किसी भी तरफ रिपेल नहीं होगा। आप देख रहे हो चारों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए सेंटर पर 0 फोर्स काम करने वाला है बेटा। यह है क्वेश्चन नंबर 1.6। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अपना साथ साथ जैसे भी नोट करना है नोट करता रहे। अब आते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.7 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1.7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक, वाई नॉट। देखो यार, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती हैं ना, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उनका इनिशियल पॉइंट होता है पॉजिटिव और फाइनल पॉइंट होता है उनका नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर फिनिश होती हैं। अगर वो बीच में से ब्रेक हो गई, सडनली बीच में से ब्रेक हो गई, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने रूल को अनसेटिस्फाई कर दिया। जो हमारे पास में कंसेप्ट है, जो हमारे पास में रूल है, उस रूल को कर दिया है अनसेटिस्फाई। क्योंकि रूल के मुताबिक लाइन कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से, और फिनिश कहाँ होंगी, नेगेटिव पर। नेगेटिव से पहले बिल्कुल भी फिनिश नहीं होगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन सडन ब्रेक नहीं कर सकती है। वो अगर जाकर टर्मिनेट होगी, यानी वो जाकर अगर ख़त्म होगी तो वो नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होगी, बीच में ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकती है। ओके बेटा, ओके। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। देखो यार, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी दो लाइन है कुछ इस तरीके से। एक लाइन हमारे पास में ये है और एक लाइन हमारे पास में ये है। अगर इन दोनों लाइंस ने एक पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट किया, इन्होंने दोनों लाइंस ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेगी। एक टेंजेंट बनेगी इस तरफ और एक टेंजेंट बनेगी इस तरफ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनेगी। एक डायरेक्शन बनेगी इधर और एक डायरेक्शन बनेगी इधर। देखो, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बन रही हैं दो डायरेक्शन, और आप भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एक पॉइंट पर रूल के मुताबिक सिर्फ एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और यहाँ बन रही हैं एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि टू लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। तो ये था बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1.7। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1.7 का आंसर बताया कि एक तो इलेक्ट्रिक लाइन सडन ब्रेक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म होना होता है। वो नेगेटिव से पहले ख़त्म नहीं हो सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन कभी सडन ब्रेक नहीं करेगी।
और दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी इंटरसेक्ट? अगर इंटरसेक्ट कर लिया तो एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन बनेंगी? 2। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन बन जाए। हमेशा एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है बेटा। समझ आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.8 पर। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आराम से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, एक प्लस के 3 माइक्रोकुलम है और एक माइनस के 3 माइक्रोकुलम है, और उनके जो बीच का गैप है वो है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि उनके मिड पॉइंट पर, मैं डायग्राम बनाऊंगा, मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो बेटा अब आप समझिएगा ज़रा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। आप लोग समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक चार्ज है प्लस के 3 माइक्रोकुलम और यहाँ एक चार्ज है माइनस के 3 माइक्रोकुलम। ये है मिड पॉइंट। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 और ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 10। ठीक है, पहले आंसर में आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है ना बेटा, इस मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। चलो भैया बता देते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा ज़रा। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, जब इस पॉजिटिव की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इधर। मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। और जब इस नेगेटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन जाएगी इधर। मैंने इसे भी मान लिया ई। पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इधर। नेगेटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से दूर जाते हुए नेगेटिव के पास आती हुई। तो देखो एम पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ई और ई, और दोनों की डायरेक्शन है इस तरफ। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास में 2E। ये हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अब E देखते हैं कितना होगा। E कितना होने वाला है? E है इन दोनों में से किसी भी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक की वजह से 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू है 3 × 10 की पावर -6। ओके बेटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 × 3 6, 6 × 9 54 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर ये -2 हो जाएगा बेटा। 10 × 10 की पावर -2 है ना, 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। मिड पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा हमारे पास में मिड पॉइंट पर। बताइए समझ आया या नहीं आया? जो हमारे पास में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो इतना होने वाला है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें एक और पार्ट पूछा हुआ है, बी पार्ट। बी पार्ट ये है कि अगर मैंने सेंटर पर लाकर इतना चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, उसकी क्यू की वैल्यू दे रखी है, मेरे याद नहीं रही, देख लेना, जितनी भी होगी क्यू की जगह रख देना, मल्टीप्लाई कर लेना। अगर मैंने यहाँ उठाकर रख दिया इतना चार्ज, क्यू चार्ज, तो इस क्यू पर कितना फोर्स काम करेगा? बहुत आसान बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल ही चुके हो। यहाँ सेंटर पर जितना भी चार्ज आप रखोगे उस चार्ज की मल्टीप्लाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से करना, ये निकल जाएगा आप लोगों का फोर्स। तो यहाँ से आपका फोर्स भी निकल गया और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में 1.9। इजी प्रॉब्लम है बहुत। देखो 1.9 में क्या कहा गया है जरा समझिए आप लोग। 1.9 में कहा गया है कि भैया दो चार्ज है हमारे पास में, एक चार्ज इतना है और एक चार्ज इतना है। इस चार्ज का कोऑर्डिनेट इतना है और इस चार्ज का कोऑर्डिनेट इतना है। डाइपोल मोमेंट बताना है क्या होगा। बहुत आसान, कुछ ऐसे है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तो रखा है यहाँ पर, ठीक है बेटा, और माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम रखा है यहाँ पर। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। ये -15 है, ये +15 है, तो बीच में होगा ओरिजिन। इतनी डिस्टेंस हो गई हमारे पास में 15, और ये डिस्टेंस भी हो गई हमारे पास में 15। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 और 15 30। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका है दोनों चार्ज में से एक चार्ज को यहाँ रखो, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और डिस्टेंस से कर दो मल्टीप्लाई। डिस्टेंस है 30 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम्ब मीटर। लीजिए साहब, मल्टीप्लाई करके इतना डाइपोल मोमेंट निकल कर आएगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी आएगी और डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1.9। ठीक है, करिए सॉल्व, जल्दी से करिए सॉल्व। अभी तक तो इजी प्रॉब्लम चल रही है बेटा। जब हमारी NCERT पूरी हो जाएगी तो फिर आएगा प्रॉब्लम्स करने में मज़ा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स चलेंगी फिर हमारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 1.10। डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है इतना, दिस इज द वैल्यू ऑफ P। इतने डिग्री का एंगल बनाकर दे रखा है, यह है थीटा की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है इतना। ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, ये हो गया एंगल, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए कि टॉर्क कितना होगा। टॉर्क चाहिए, टॉर्क। वेरी इजी, बहुत आसान। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा। वैल्यू पुट करिए भाई। P की वैल्यू है हमारे पास में 4 इंटू 10 की पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 4, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चलिए 4 इंटू 10 की पावर -9, 5 इंटू 10 की पावर 4, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। इससे ये कैंसिल आउट। सो टॉर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -5, टॉर्क इज इक्वल टू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। लो बेटा, ये आंसर हमारा निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो मैंने 12-13 एग्जाम्पल कराए हैं, एक तो वो, और एक 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एक्सरसाइज के। एक ये, वो 13 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और इन 23 क्वेश्चन में अभी तक कोई भी डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए। हर एक क्वेश्चन की जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़कर नहीं चल रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम खुद से मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो जब मैं खुद से सारी प्रॉब्लम बताकर चल रहा हूँ तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए यहाँ तक आप करेंगे अच्छे तरीके से। हम मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में बेटा।